तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक, एक मिनट बातें नहीं, जरा ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सरफेस टेंशन को शुरू कर रहे हैं। और सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि हमारी लिक्विड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा स्फेरिकल शेप को गेन करती हैं, चाहे वो फ्लूइड जो हमारा होता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। उनका अगर स्मॉल सेक्शन होता है वो हमेशा कैसा शेप गेन करने की कोशिश करता है? स्फेरिकल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स जो होती हैं उनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है। और वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स भी किस शेप में होती हैं? स्फेरिकल। सोप बबल भी कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है। एयर बबल भी कैसा होता है? स्फेरिकल। यानी कि जहां पर आपने देखा होगा कि फ्लूइड में एक टेंडेंसी होती है किस तरीके का शेप गेन करने की? स्फेरिकल शेप। अब बात आती है कि ये स्फेरिकल शेप आता क्यों है? ये स्फेरिकल शेप आता है सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से आता है? लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि जिसका नाम है सरफेस टेंशन। और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारा फ्लूइड कैसा शेप लेने की कोशिश करता है? स्फेरिकल। अच्छा, अब सरफेस टेंशन पे दोबारा आने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें दो चीजों को समझना बहुत जरूरी। कौन कौन से फोर्स? कोहेसिव और एडहेसिव। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? कोहेसिव फोर्स। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? एडहेसिव फोर्सेस। जैसे कि आप एक वो ग्लास में, ठीक है, आप वाटर लीजिए, तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव की एडहेसिव? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा होगा? कोहेसिव। आप ये देख रहे हैं, ये आपका जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आप ये देखिए, ये मार्कर है। इस मार्कर में जो, अगर मैं फिजिक्स के टर्म पे बात करूं, तो ये पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ है, इसका जो कंटेनर है। तो इसमें इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव। ठीक है। अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोहेसिव है। जबकि वही वाटर जिस ग्लास में है, तो ग्लास और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स है? एडहेसिव। कौन सा फोर्स है? दो तरीके के फोर्सेस है, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव फोर्सेस क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एंड एडहेसिव फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अब कोहेसिव एडहेसिव फोर्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। अगर किसी बॉडी का या किसी भी मटेरियल का अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडहेसिव, तो वो बॉडी कभी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगी। और अगर दो बॉडीज के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो वो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी। मतलब अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं या दो मटेरियल एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, तो उनके स्टिक होने का रीजन क्या होता है? कि उनके बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा रहा होगा? एडहेसिव। और अगर वही दो मटेरियल एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि वहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहा होगा। जैसे मैं अपने इस मार्कर से इस बोर्ड पे बड़ी आसानी से लिख सकता हूं। इसकी इंक, इस मार्कर की जो इंक है, देखिए इस बोर्ड पर बड़े आराम से आ गई। इस बोर्ड पर बड़े आराम से क्यों आई? क्योंकि इंक पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? इंक पार्टिकल और बोर्ड के पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा था? एडहेसिव फोर्स ज्यादा था। इसीलिए इंक बड़े आसानी से इसके कांटेक्ट में आ गई। मैं इसी मार्कर से आपकी नोटबुक पे भी लिख सकता हूं, क्योंकि इसकी इंक और आपके जो नोटबुक का पेपर है उसके बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा है? एडहेसिव। उनके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। वहीं पर अगर मैं चौक लेकर आऊं और चौक से इस बोर्ड पे लिखने की कोशिश करूं, तो शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा। व्हाइट बोर्ड पे चौक से नहीं लिखा जा सकता। रीजन? बिकॉज चौक पार्टिकल का कोहेसिव क्या है? ज्यादा। वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अभी धीरे धीरे आपको और एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने पेन की इंक से अपनी नोटबुक में बड़ी आसानी से लिख पाते हैं, है ना? क्यों लिख पाते हैं? आपके पेन की इंक और आपके पेपर के बीच में, मतलब इंक मॉलिक्यूल और पेपर मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बड़ी आसानी से आप उसे लिखते चले जाते हैं। इस यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको, अभी मैं इस मतलब एक दो लेक्चर के बाद ये बताऊंगा कि आपके जो पेन की जो टिप आगे होती है, जो निब होती है जिसे बोलते हैं, वो भी कैपिलरी ट्यूब है। वो क्या है? कैपिलरी ट्यूब। सब अभी इस चैप्टर में अब आपको अपनी डेली लाइफ से जुड़ी बहुत चीजें पता चलेंगी। अच्छा, तो आपका अपनी नोटबुक में अपने बॉल पेन से लिखना बहुत आसान है ना? जेल पेन से लिखना बहुत आसान है। लेकिन अगर एक फाइन स्मूथ ग्लास हो, आप अपने बॉल पेन उसके ऊपर लिखे, आप नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि वहां पर अब कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, ग्लास का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है,
और इंक के मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव ज्यादा है तो वो कभी, और उनके बीच का एडहेसिव कम है तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। सीधा सा लॉजिक है फिजिक्स में, अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स बड़ा है, एडहेसिव, और अगर वो कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं तो उनके बीच में कौन सा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा। अब जैसे कि आपको बताता हूं, मरकरी जो हमारी होती है, मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है। मरकरी का कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो ग्लास के कांटेक्ट में आती ही नहीं है। आप एक मरकरी की ड्रॉपलेट लीजिए और उसे आप मरकरी की ड्रॉपलेट को आप ग्लास के ऊपर रखिए, वो पूरे ग्लास में कहीं भी कांटेक्ट में नहीं आएगी। मरकरी कभी ग्लास के कांटेक्ट में नहीं आता है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में पूछता है कि मरकरी ग्लास के कांटेक्ट में क्यों नहीं आती है, तो आपको सीधा सा जवाब देना है, बिकॉज द कोहेसिव फोर्स ऑफ मरकरी इज वेरी लार्ज, दैट इज वाई मरकरी डज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लास मटेरियल। मरकरी ग्लास मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आता है। आपको मैं एक बाल्टी भर के मरकरी दे दूं और कहूं घर के सारे बर्तन इससे साफ कर दो, आप नहीं कर पाओगे, मरकरी उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक बाल्टी पानी भर के दे दूं और अब आप अपने सारे अपने घर के, आपने देखा होगा हमारे घर के जितने भी बर्तन वर्तन होते हैं, हमारे घर की माताएं बहनें उसको किससे धोती हैं, पानी से। क्यों? क्योंकि वाटर ग्लास के कांटेक्ट में बड़ी आसानी से आता है। क्यों आता है वाटर ग्लास के कांटेक्ट में? क्योंकि वाटर और ग्लास के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव, इसलिए वाटर किसी के कांटेक्ट में बड़ी आसानी से आ जाता है। तो सीधा सा लॉजिक है कि जो बॉडीज एक दूसरे से स्टिक नहीं हो पा रही हैं, जो बॉडीज एक दूसरे के बीच से स्टिक नहीं हो पा रही हैं, वो कौन सा फोर्स है, उनके बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव। और अगर वो स्टिक हो जा रही हैं तो फिर उनके बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव। आपको एग्जांपल और बताता हूं, आपने देखा होगा कि दो एग्जांपल आपको बताता हूं, ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कि आप ग्लास धोएं, ठीक है, अब जो गीले ग्लास होते हैं आप एक के ऊपर उल्टे रख दीजिए तो कई बार वो चिपक जाते हैं, उनको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कारण है? क्योंकि दो ग्लास के बीच में एक वाटर की लेयर बन गई, और वाटर और ग्लास के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव, तो वो स्टिक हो जाते हैं। तो आपको छुड़ाने में थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वहीं पर अगर आप एक के ऊपर एक ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे बड़ी बड़ी ग्लास शीट जो होती हैं, कांच का जहां सामान मिलता है, जहां ग्लास शीट मिलती हैं या एसईपी ये वाली शीट्स मिलती हैं, तो आप देखेंगे वर्टिकली वो सारी शीट्स रखते हैं, एक शीट फिर उसके ऊपर दूसरी फिर तीसरी, खड़ी खड़ी शीट रहती है। जब आप उसे पकड़ के से खींचते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन दो ग्लास शीट के बीच में किसकी लेयर बन गई, एयर की। किनकी बन गई, एयर की। तो एयर और ग्लास के बीच में शीट बन जाने की वजह से वहां पर भी एक एडहेसिव फोर्स काम करने लगता है और उनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मरकरी किसी के कांटेक्ट में नहीं आती है। मरकरी क्यों नहीं कांटेक्ट में आती? क्योंकि मरकरी का कौन सा फोर्स ज्यादा होता है, कोहेसिव। हम इंक से, हम अपने बोर्ड मार्कर्स की इंक, बोर्ड मार्कर से इससे आसानी से लिख सकते हैं। पूछता है वाई, तो क्या जवाब दोगे? बिकॉज बोर्ड और इंक के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव। हम बॉल पेन से इस पे नहीं लिख सकते, जेल पेन से इस पे नहीं लिख सकते, क्या रीजन है? बिकॉज वहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है मटेरियल का। वाटर किसी भी सरफेस को वेट कर सकता है, क्या रीजन बताएंगे? क्योंकि वहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा। मरकरी किसी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आती है, क्या रीजन है? वहां पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा। सिंपल सा लॉजिक है। आपने देखा होगा हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई इनका रिलेशन नहीं है। एडेसिव अलग है। एडेसिव की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एडहेसिव है, और सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, कोहेसिव। तो आप इनको ये देख सकते हैं कोहेसिव ज्यादा है कि एडहेसिव ज्यादा है, इनके बीच में कोई ऐसा नहीं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर जैसे कि मान लीजिए मरकरी, जैसे मैंने बताया कि अब आप, जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक वो उसका कोई लोटस का जो पत्ता होता है, उसका लीफ होती बड़ी सी, उस वाटर हाइड्रो क्या होती है, वो उसे वाटर कांटेक्ट में नहीं आता है। क्या रीजन है? वही सब्जी आप अपने घर की सारी सब्जियां पानी में धो लेते हैं, ठीक, लेकिन उसको आप पानी से गीला नहीं कर सकते। क्या रीजन है? क्योंकि वहां पर जो लीव है और उनके बीच में एडहेसिव कम है और कोहेसिव क्या है, ज्यादा। वही वाटर, वही पानी बाकी सब्जियों को आसानी से साफ कर देता है, क्योंकि वहां पर एडहेसिव ज्यादा हो जाता है। हम नहाते भी किससे हैं, पानी से ही नहाते हैं। मैं आपको एक बाल्टी भर के मरकरी दे दूं कि जाओ जिससे नहाओ, रगड़ते रह जाओ, साबुन झाग नहीं बनेगा, कारण मरकरी आपकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो मरकरी कांटेक्ट में नहीं आती है लेकिन वाटर कांटेक्ट में आता है, या हम मार्कर से इसमें लिख पाते हैं बिकॉज एडहेसिव इज ग्रेटर। आप अपने बॉल पेन से पेपर पे लिख पाते हैं बिकॉज व्हाट, एडहेसिव इज ग्रेटर, मतलब लार्जर फोर्स। आप ब्लैक बोर्ड पे चौक से आसानी से लिख पाते हैं, कारण वहां पर कौन सा फोर्स ज्यादा है, चौक पार्टिकल और बोर्ड पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव। तो आपसे कुछ भी पूछे, मैं आपको एग्जांपल नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की डेफिनेशन बताऊंगा। एग्जांपल आप खुद सोच लीजिएगा जब एग्जाम में आए,
अगर वो आपसे बोल देता है कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, आप जवाब दे दीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा। अगर कह रहा है कांटेक्ट में आता है तो एडहेसिव ज्यादा, कह रहा है कांटेक्ट में नहीं आता तो कोहेसिव ज्यादा। सीधा सा जवाब आपको देना है। तो अब जरा लिखना शुरू करिए। लिखिए सरफेस टेंशन में पहला पॉइंट डालें एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव एडहेसिव। अच्छा आपको एक चीज और बताता हूँ, आपने फेविकोल की बोतल खरीदी होगी कभी, है ना? फेविकोल या कोई ग्लू स्टिक लेकर आए होंगे, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसमें साइड में लिखा रहता है एडहेसिव। ठीक है, आप सेलो टेप लेकर आइए, उसमें लिखा रहता है एडहेसिव। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो दो बॉडीज के बीच में एडहेसिव फोर्स को क्या करता है, बढ़ा देता है, तो बॉडीज आसानी से कांटेक्ट में आ जाती हैं। हमारे जो कारपेंटर होते हैं, जब वो लकड़ियों को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें फेविकोल लगाते हैं, तो वो फेविकोल उन लकड़ियों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स डेवलप करता है, वो लकड़ियां आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स का चक्कर समझ गया क्या होता है? सिंपल सा लॉजिक है, आपको इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की समझना है। तो लिखना शुरू करें जरा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? Adhesive force, the force of attraction between the molecules of different, the force of attraction between the molecules of different substance या different materials is known as adhesive force. The force of attraction between the molecules of different substance is known as adhesive force. ठीक, और इसके बाद लिखिए cohesive force. The force of attraction between the molecules of different substance is known as adhesive force. और दूसरा लिखें द फोर, अब हेडिंग डालें कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स में लिखें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। ठीक, और नोट बना के एक पॉइंट लिख लें, इफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, नोट बना के एक पॉइंट लिखें, इफ एडहेसिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is greater than, if adhesive force between two bodies is greater than, if adhesive force between two bodies is greater than the cohesive force, then the both bodies stick to each other. Then the both bodies stick to each other. When the adhesive force is greater than cohesive force between two bodies, then the bodies stick to each other and vice versa. मतलब उल्टा लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि अगर कौन सा फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव ज्यादा है, तो बॉडीज स्टिक नहीं होंगी। ठीक, अच्छा अब देखिए, हम अपने टॉपिक पर फिर से लौट कर आते हैं, सरफेस टेंशन। मतलब कि लिक्विड की, अच्छा लिक्विड के बारे में या फ्लूइड के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सरफेस टेंशन की आप जब कभी डेफिनेशन किसी बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो फ्री सरफेस यानी सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसी में पाई जाती है। मतलब फ्लूइड हमारा जो है या जो लिक्विड है, बातें नहीं ध्यान से सुनिए, हमारा फ्लूइड या लिक्विड जो है उसकी बड़ी खास बात है कि अगर आप एक कंटेनर में वाटर लें या ग्लास में पानी लें, तो उस अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और जो ऊपर की सरफेस है, ऊपर की लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। और सरफेस टेंशन हमारा जो होता है, सरफेस टेंशन हमारे लिक्विड की फ्री सरफेस की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि हमारी फ्री सरफेस यानी कि लिक्विड की जो सबसे ऊपर वाली फ्री सरफेस है वो कैसा शेप लेने की कोशिश करती है, स्फेरिकल। अब बात आती है कि आखिर स्फेरिकल ही क्यों, और ऐसा होता क्यों है। आप वाटर को, पानी को ग्लास में लेकर आइए, वो तो एक बबल की शेप में नहीं होता है, वो तो एक ड्रॉपलेट की शेप में पूरा फ्लैट होता है। लेकिन उसी पानी की एक छोटी सी ड्रॉपलेट को आप कहीं पे गिरा दीजिए तो वो थोड़ा सा ऐसा शेप ले लेती है, थोड़ा सा ऐसा सा होता है। मरकरी की छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट परफेक्ट स्फेयर होती है, बड़ी ड्रॉपलेट थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। तो कई बार पूछता है कि व्हाई द बिगर ड्रॉप ऑफ मरकरी हैव इज फ्लैट फ्रॉम इट्स सरफेस, मतलब ऊपर से फ्लैट क्यों होती है। तो छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं
उनका मास बहुत कम होता है, उनका वेट बहुत कम होता है, दैट इज वाई वो परफेक्ट स्फीयर शेप ले लेती हैं। लेकिन एक बड़ी ड्रॉपलेट का वेट वर्टिकली किधर एक्ट होता है, डाउनवर्ड। तो इसकी वजह से जो हमारी परफेक्ट स्फीयर ना होके टॉप से थोड़ी क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। मतलब वाटर की ड्रॉपलेट तो आपको ऐसे ही मिलेगी, ठीक, लेकिन मरकरी की छोटी ड्रॉपलेट आपको परफेक्ट स्फीयर मिलेगी और बड़ी ड्रॉप ऊपर से थोड़ी फ्लैट हो जाती है। तो पूछता है कि मरकरी की बड़ी ड्रॉप ऊपर से फ्लैट क्यों हो जाती है, तो उसका रीजन बताया जाता है बिकॉज द बिगर ड्रॉप, बिकॉज द मास ऑफ बिगर ड्रॉप इज, मतलब इसका जवाब ये दिया जाता है कि जो हमारी मरकरी की बड़ी ड्रॉप है इसका मास बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका वेट वर्टिकली किधर एक्ट होता है, डाउनवर्ड, और इससे हमारी जो मरकरी की बड़ी ड्रॉप होती है वो थोड़ी फ्लैट हो जाती है। लेकिन आप इसकी कर्वेचर देखो, स्फेरिकल ही है। कर्वेचर कैसी है, स्फेरिकल। घर में जब कपड़े धोए जाते हैं तो जो बबल्स बनते हैं हेमिस्फेरिकल होते हैं, क्योंकि थोड़ा वो नीचे सर्फ सॉलिड के कांटेक्ट में होते हैं, बट उनका देखो आप उनकी जो शेप है वो स्फेरिकल ही होता है। एयर बबल कैसा होता है, स्फेरिकल। सोप बबल भी कैसा होता है, स्फेरिकल। तो बात आती है ऐसा होता क्यों है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या पूछ रही थी सर? जो ये मरकरी का जो फिगर होता है, बड़ी ड्रॉप, ड्रॉपलेट, वो उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा। सब कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे भी आ रहा है, सब पर आ रहा है, बट इसका वेट कम होने की वजह से इसका कोहेसिव फोर्स जो होता है इतना स्ट्रांग होता है कि इसको ओवरकम करके परफेक्ट स्फीयर शेप दे देता है। और बड़ी ड्रॉप अपने वेट की वजह से क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। इस अर्थ में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाय डिफॉल्ट ही है, वो तो हर चीज किसी पर एक्ट हो रहा है। उसके बावजूद भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद भी देखिए, वो जो मेले में छोटा सा मशीन आता है बलून बनाने वाला, आप सोप बबल में से डिप करते हैं, फूक मारते हैं, तो कैसे बबल्स बनते हैं, स्फेरिकल। लेकिन जब वो स्फेरिकल बबल बनते हैं तो क्या उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, होता है, लेकिन वो उसको बैलेंस करता है। वो आप पढ़ोगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, लिक्विड ड्रॉप, एयर बबल, ये सब आएगा। वो सब अभी धीरे धीरे आगे चल, अभी तो हमें पढ़ना है कि सरफेस टेंशन नाम की चीज है क्या। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं सरफेस टेंशन को समझना धीरे धीरे अलग अलग थ्योरीज से। तो सबसे पहले सरफेस टेंशन को क्या बताया गया है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की फ्री सरफेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि लिक्विड की फ्री सरफेस कैसा शेप लेने की कोशिश करती है, स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है। कैसा शेप, स्फेरिकल। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से हमारी लिक्विड की फ्री सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या होता है, आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के बारे में सुना होगा, है ना। जैसे कि एग का जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अनियन का भी एक सेमी परमिएबल, जब आप अनियन छीलते हो तो कई बार एक पतली सी झिल्ली सी निकलती है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्ट्रेचेबल होती है हल्की सी वो। तो ऐसे ही हमारा वाटर की जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है, उसके उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसे बोला जाता है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है। और इसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, हमारे ऊपर वाली लेयर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। अब आइए जरा इसको समझते हैं होता क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब क्या है। अब हम जरा सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने जॉल भरा हुआ है, ये सबसे ऊपर वाली फ्री सरफेस है, ठीक। और इसके नीचे बाकी लेयर्स हैं इस तरीके से, और भी लेयर्स आ रही हैं ऐसे। अब अगर मैं इस लिक्विड में, मान लीजिए मैंने वाटर लिया हुआ है, यहां की किसी एक पार्टिकल की बात करूं, तो इस पार्टिकल की सराउंडिंग में चारों तरफ कौन से पार्टिकल्स हैं, वाटर के ही पार्टिकल है। और सेम मॉलिक्यूल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट, कोहेसिव फोर्स। यानी कि इस पर मान लो इसके सराउंडिंग में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये भी कोहेसिव फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ भी कोहेसिव फोर्स आ रहा होगा, यहाँ भी आ रहा होगा, यहाँ भी आ रहा होगा, हर एक डायरेक्शन में इस पर कोहेसिव फोर्स आ रहा होगा, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। यानी इस पार्टिकल पर लगने वाला नेट कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं यहां का एक पार्टिकल लूं तो इस पर भी लगने वाला नेट कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इंटीरियर पर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उस पर नेट कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं ऊपर वाली लेयर के किसी पार्टिकल की बात करूं, मान लीजिए मैं यहां का एक पार्टिकल लेता हूं, तो इसके ऊपर क्या है बताइए, एयर। अब एयर और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स होता है, एडहेसिव, विच इज नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, इसलिए हमें इसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वाटर और एयर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इस इलिस्ट्रेशन में हमें उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आप एक बात बताइए, ये जो मॉलिक्यूल है
इस पर यहाँ फोर्स आ रहा होगा, यहाँ फोर्स आ रहा होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, हर एक डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आ रहा होगा? कोहेसिव। तो नीचे तो कोहेसिव फोर्स आ रहा होगा, लेकिन क्या ऊपर आ रहा होगा? तो क्या इस पार्टिकल पर नेट कोहेसिव जीरो हो पाएगा? क्या इस पार्टिकल पर जीरो हो पाएगा? यानी सरफेस के जितने भी पार्टिकल हैं उन पर कोहेसिव फोर्स जीरो नहीं होता है, और उसकी वजह से एक नेट कोहेसिव फोर्स या नेट फोर्स किधर की तरफ एक्ट होता है? नीचे की तरफ। यानी इंटीरियर के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उन इंटीरियर के मॉलिक्यूल पर कोई नेट कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जीरो। वो इक्विलिब्रियम पर होते हैं। किस पर होते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो इंटीरियर का मॉलिक्यूल है, जैसे इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो ये मॉलिक्यूल हमारा इंटीरियर पर आ रहा है, इस पर लगने वाला नेट कोहेसिव फोर्स क्या है? जीरो। इस पर लगने वाला नेट कोहेसिव फोर्स क्या है? जीरो। यानी ये इक्विलिब्रियम पर है। किस पर है? इक्विलिब्रियम पर। अगर ये इक्विलिब्रियम पर है, ये रेस्ट मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, यानी ये स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल। और स्टेबल स्टेट में एनर्जी मिनिमम होती है। एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। यानी ये बिल्कुल आराम से बैठे कि हम कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पूरा पूरा फोर्स जीरो, आराम जहां है वहीं बने रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ये सब बड़े रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं हमने कौन सी नाइंसाफी कर दी भैया। तुम सबके पास तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है, हम पर लगातार एक फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। यानी हमारे पास फोर्स जीरो नहीं हो पा रहा है, और हमारे पास अगर फोर्स जीरो नहीं हो रहा है तो इनके जो एक्सटीरियर के मॉलिक्यूल होते हैं इनकी एनर्जी इधर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, ये एजिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। ये कहते हैं भाई हमारे पास तो ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास तो फोर्स जीरो हो ही नहीं पा रहा है। जब तक फोर्स जीरो नहीं होगा हम स्टेबल नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाले सरफेस की जो ऊपर वाली लेयर होती है, इस ऊपर की लेयर में मान लीजिए मैं ऊपर वाली लेयर की बात करूं, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स आप लोगे उन सब पर लगने वाला नेट कोहेसिव फोर्स क्या जीरो बन पाएगा? नहीं। वो किधर की तरफ एक्ट होगा? नीचे की तरफ। अच्छा, अब यहां पर मैं जरा स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह की एक बात बताता हूं। अब जरा देखिए, नीचे की तरफ तो फोर्सेस आ रहे होंगे, लेकिन सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे, ये एक दूसरे पर भी क्या लगा रहे होंगे? फोर्स। ये इस पर कोहेसिव फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इस पर कोहेसिव फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर लगा रहा होगा, ये इसको लगा रहा होगा। इस तरीके से ये सब एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? कोहेसिव फोर्स। यानी कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं इनमें अलोंग द सरफेस एक फोर्स लगता है जो इनको अपनी तरफ खींचता है। मेरी बात समझ रहे हो? कि आपको देखो, सरफेस के मॉलिक्यूल जो है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर नेट फोर्स तो जीरो नहीं हो पाता है। ये बात समझ आती है ना आपको? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ रही है? एयर। तो भाई अभी यहां पर देखो, नीचे भी वाटर के मॉलिक्यूल थे, ऊपर भी वाटर के मॉलिक्यूल थे, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल, तो हर तरफ मॉलिक्यूल थे। तो जो इंटीरियर का मॉलिक्यूल था, अगर एक फोर्स नीचे आ रहा होगा तो कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जो ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, फिर इधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर। तो हर एक फोर्स अपने सामने वाले फोर्स को काउंटर कर रहा होगा, नेट फोर्स क्या हो जा रहा होगा? जीरो। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है इस पर फोर्स यहां से स्टार्ट होगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, और फाइनली यहां पर आकर एंड हो जाएगा। यानी ओवरऑल इस अच्छा, अब इस पर मैं कह रहा हूं कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर का जितने भी फोर्सेस हैं इसके ऊपर फोर्सेस आ ही नहीं रहे, और क्योंकि इनके इनके बीच में एडहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल है तो वो भी काउंटर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में इन पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता। लेकिन सोचो, अगर मैं सरफेस के इस मॉलिक्यूल की बात करूं, उसके बगल में एक ये मॉलिक्यूल है, तो ये इस पर भी कोहेसिव लगा रहा होगा, ये मॉलिक्यूल इसको कोहेसिव फोर्स लगा रहा है, इधर खींच रहा होगा, तो ये भी खींच रहा होगा। इसके पड़ोस में एक और मॉलिक्यूल होगा, ये इसको खींच रहा होगा, इसको खींच रहा होगा, ऐसे एक और मॉलिक्यूल होगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर एक क्या लगाने लगते हैं? कोहेसिव फोर्स अलोंग द सरफेस। और इससे ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं कोहेसिव फोर्स से। इसलिए कहा जाता है कि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की ऊपर वाली लेयर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन मतलब कि एक ऐसी लेयर जिसका हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खींच रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़े हुए, जाने नहीं दे रहा। ठीक वैसे जैसे मान लो हम सब नदी में कूद जाए, अब हम सबको तैरना नहीं आता, लेकिन हम सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ठीक, तो अब मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, इन्होंने हाथ, ऐसे करते करते हम सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, तो हम सब एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन के पार्टिकल हो गए। हम सब एक दूसरे को अपने हाथ से पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे दूर ना जा पाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब हमने उस वाटर लेयर पर ऊपर एक किसकी तरह एक लेयर बना ली? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। ये तो खैर मैंने अपना एग्जांपल दिया, लेकिन वाटर की ऊपर वाली लेयर किसकी तरह काम करती है भैया? स्ट्रेच मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसमें जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा होता है मॉलिक्यूल, और उसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई हाँ ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? तो दो चीजें, कि ऊपर वाली लेयर किसकी तरह काम करती है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन,
और दूसरा इन पर नेट कोहेसिव फोर्स किधर जाता है, नीचे। तो नीचे के जो इंटीरियर के पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं, इन पर नेट फोर्स क्या होता है, 0। इनकी एनर्जी मिनिमम होती है, बिल्कुल रिलैक्स बैठे होते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स बहुत परेशान होते हैं, क्यों, क्योंकि इन पर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाली सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैं पूछूंगा किसी एक बच्चे से, ले जरा ध्यान से सुनेगा। जो सबसे ऊपर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रॉपर्टी और नीचे वाले पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है। इन पर फोर्स 0, ये किस पर है, स्टेबल में। इनकी एनर्जी क्या होती है, जब भी एक सिस्टम स्टेबल सिचुएशन में होता है तो उसकी एनर्जी मिनिमम होती है, और जब वो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और इस पूरे नेचर में, पूरे हमारे अर्थ में, पूरे इस अर्थ के सिस्टम में या यूनिवर्स में, हर एक चीज किस में रहना चाहती है, स्टेबल स्टेट में। किस में रहना चाहती है, स्टेबल। अब स्टेबल स्टेट में रहने का मतलब क्या है, कि वो हर एक चीज ये चाहती है कि उसके पास एनर्जी मिनिमम हो। एनर्जी क्या हो जाए, अगर उसके पास एनर्जी मिनिमम हो गई तो वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, स्टेबल स्टेट में। जैसे कि मान लीजिए अब इसके लिए क्या होता है, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, इनके पास एक एडिशनल एनर्जी रहती है, और इस एडिशनल एनर्जी की वजह से ये स्टेबल नहीं बन पाते हैं। अब ऊपर वाली लेयर कहती है कि मेरी सारी बहनें देखो, नीचे वाली लेयर्स तो स्टेबल है, मैं ही एक अकेली ऐसी हूं जो अनस्टेबल है, तो मुझे भी स्टेबल होना पड़ेगा। तो ये इसका रीजन ढूंढती है। तो जब ये इसका रीजन ढूंढती है तो उसको पता चलता है कि इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स के पास नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। तो वो अपने मॉलिक्यूल से बोलती है कि भैया तुम लोग अपने नेट फोर्स को 0 कर लो, एनर्जी को कम करो। एनर्जी को क्या करो, कम। सरफेस के मॉलिक्यूल कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। कहती क्यों, क्या प्रॉब्लम है, कह दो भैया इनके तो बहुत चारों तरफ रिश्तेदार, हमारे तो ऊपर रिश्तेदार है ही नहीं, हम कैसे अपना नेट फोर्स 0 कर दें। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में ऊपर वाली सरफेस को एक बड़ा कठिन कठोर कदम उठाना पड़ता है। वो कहती है मैं काम करूंगी। उन लोगों को पूछा क्या, अब मैं अपने सरफेस एरिया को कम करूंगी। अब सरफेस एरिया को कम करना मतलब जितना आप सरफेस एरिया कम कर देंगे उतने कम मॉलिक्यूल्स। उसने पहले मॉलिक्यूल से बोला कि तुम लोग स्टेबल हो जाओ, इन्होंने कहा हम स्टेबल नहीं हो सकते। उसने पूछा क्यों, उसने कहा कि भैया नीचे के जो हमारे भाई बंधु उनके चारों तरफ उनके सेम रिश्तेदार हैं, तो उन पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0। हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, एयर है, और एयर भी किसी काम की नहीं क्योंकि एडहेसिव फोर्स क्या है, बहुत कम। तो उसने कहा कि ठीक है अब तुम लोग नहीं कर सकते तो मुझे कोई एक्शन उठाना पड़ेगा। तो अब इस एक्शन को उठाने के लिए वो सरफेस क्या करती है, वो कहती है कि अब मुझे ही पार्टिकल क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। और इसको कम करने के लिए ऐसा करने के लिए वो अपने सरफेस एरिया को कम करे। उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है कि अगर मैं अपने सरफेस एरिया को कम कर दूं, सरफेस एरिया को क्या कर दूं, तो कम से कम पार्टिकल्स आएंगे, और जब कम पार्टिकल्स आएंगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। तो मैं अनस्टेबिलिटी से किसकी तरफ बढ़ूंगी, स्टेबिलिटी। और गिवन वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, स्फीयर ही एक ऐसी सरफेस है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। आप एक पर्टिकुलर एक आप कोई एक मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, या 1 लीटर पानी को मतलब 1 लीटर पानी हमारा जो है 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि गिवन वॉल्यूम के लिए हमारी जो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं उनका ही सरफेस एरिया सबसे कम माना जाता है। मैथ्स का ये काम है। चाहे आप सेम वॉल्यूम का सिलेंडर बनाइए या सेम वॉल्यूम का कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसका सरफेस एरिया ज्यादा आएगा। देखो क्यूब में तो 6 सरफेस होती है, क्यूब में कितनी सरफेस होती है, तो कहेंगे कोई बात नहीं, अब तो ये 6, ये तो क्यूब बन गया तो हमारा और बढ़िया हो गया, हम अब और मतलब सेटल हो सकते हैं। लेकिन अब ये सरफेस जो ऊपर वाली लेयर है वो ये कहती है कि भैया सबसे बड़ी समस्या ये कि ऊपर वाले पार्टिकल मानने को नहीं तैयार है, वो अपनी एनर्जी कम कर नहीं सकते, तो मुझे ही कोई एक्शन उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में वो ये कोशिश करती है कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाए, और सरफेस के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी को कम करने के लिए वो अपने सरफेस एरिया को कम करती है। और ये वेल नोन है कि फॉर द गिवन वॉल्यूम स्फेयर ही हमारी एक ऐसी बॉडी होती है जिसका सरफेस एरिया सबसे क्या होता है, कम। यानी ऊपर वाली जो लेयर है उसकी टेंडेंसी हमेशा होती है कि वो कैसा शेप गेन कर ले, स्फेरिकल। लेकिन अभी स्फेरिकल शेप क्यों नहीं गेन कर पा रही है, कि नीचे की लेयर्स उसे ऐसा करने से रोक रही हैं। लेकिन अगर आप नीचे की लेयर्स को कम कर दीजिए, नीचे की लेयर्स को क्या कर दीजिए, कम, नीचे नीचे की लेयर्स के इफेक्ट को कम कर दीजिए, तो ऊपर वाली लेयर ऑटोमेटिकली कैसा शेप ले लेगी, स्फेरिकल। इसीलिए छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कैसा शेप लेती है, बड़ी ड्रॉपलेट नहीं ले पाती। एक बाल्टी पानी स्फेरिकल नहीं बनेगा, लेकिन एक छोटी सी पानी की बूंद कैसी बन जाएगी, स्फेरिकल। क्योंकि वहां पर फ्री सरफेस को इतना मतलब फ्री सरफेस को अपने आप को स्फेरिकल शेप लेने के लिए सफिशिएंट मतलब
नीचे से लेस रेजिस्टेंस उसे मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए कहा जाता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कैसा शेप लेती हैं, स्फेरिकल। आप एक बाल्टी पानी लेके यहाँ गिरा दीजिए, वो स्फेरिकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक ड्रॉपर से छोटी सी बूंद गिरा दीजिए तो वो थोड़ा सा कैसा शेप लेगी, स्फेरिकल। तो बड़ी ड्रॉपलेट, बड़े लार्ज वॉल्यूम नहीं, स्मॉल वॉल्यूम ही कैसा शेप लेता है, स्फेरिकल, क्योंकि तब हमारी फ्री सरफेस लिक्विड की कैपेबल होती है कैसा शेप लेने के लिए, स्फेरिकल। इसीलिए कहा जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स कैसा शेप लेती हैं, स्फेरिकल। इसलिए एयर बबल भी स्फेरिकल है, इसलिए लिक्विड की छोटी ड्रॉप भी स्फेरिकल है, इसलिए सोप बबल भी स्फेरिकल है। अच्छा देखिए, आप फुग्गे वाली मशीन में ऐसे ऐसे डिप करते हो, ठीक है, ऐसे डिप करके आप उसमें एक फिल्म बना लेते हो, फूक मारते हो तो छोटी सी फिल्म कितने सारे बबल्स बना देती है, बनाती है कि नहीं बनाती है। तो जितने मतलब अब वो तुम सोचते हो कि इतने सारे बबल, अरे बाप रे बाप, वो जितने भी बबल्स बने हैं सबका सर्फेस एरिया क्या है, कम है। उसमें जो अब वो जो जरा सी ड्रॉपलेट थी जो उस छोटे से रिंग में फंसी थी, वही से तो बबल्स बने। तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आया होगा, नहीं समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपने वो जो रिंग होती है जिसमें आप फिल्म को फंसाते हो, देखा होगा, आती है मेले में मिलती है, अब उसमें छोटी सी रिंग होती है, उसमें आप लिक्विड की एक ड्रॉप फिल्म फंसा लेते हो, तो जितना वॉल्यूम उसके अंदर है वही वॉल्यूम तो चारों तरफ फैला, लेकिन कई सारी ड्रॉपलेट्स बन गई। क्यों? क्योंकि जैसे आपने फूक मारा तो सरफेस को फ्री होने का चांस मिल गया, तो उसने फटाफट फटाफट कैसी शेप लेनी शुरू कर दी, स्फेरिकल शेप लेनी कर दी, और आपको सारा का सारा स्फेरिकल। और सोचो वो एक छोटी सी ड्रॉपलेट के अंदर। अब मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली इसे रिलेट करने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूं। कि आपने वो जो रिंग थी उसमें जब आपने सोप सोल्यूशन को के अंदर डिप करके बाहर निकाला, मान लो 1 mm³ उसमें लिक्विड आया, कितना आया, 1 mm³। नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स होंगे, मान लो 1 मिलियन पार्टिकल्स होंगे, 1 बिलियन पार्टिकल्स होंगे। जब फूक मारी तो 100 बलून बन गए, उन सारे बलून्स का टोटल वॉल्यूम मिलाकर भी कितना होगा, 1 mm³। और सारे बलून्स के सारे मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी भी कितनी होगी, 1 बिलियन। लेकिन अब जब आपने फूक मारा तो उसमें जो हमारी जो बबल्स थे, बबल की जो लेयर थी, जो मतलब जो फ्री सरफेस थी, उसने कैसा शेप लेने की कोशिश करी, और हर एक स्फीयर में मॉलिक्यूल्स कम होते गए कि नहीं होते गए, नहीं समझे मेरी बात को। अरे थोड़ा थोड़ा कहा है पगली, एक बात बताओ, एक रिंग में छोटा सा वॉल्यूम फिक्स करा तुमने लिक्विड का, करा कि नहीं करा, एक मिनट अभी रुक जाइए। आपने एक इस मेरे लॉजिक को, जो मैंने आपसे बोला कि स्मॉल ड्रॉप सरफेस एरिया कम करने से नंबर ऑफ पार्टिकल कम करने की कोशिश करी जाती, मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिए। आपने वो जो रिंग में डिप करा, जो छोटी सी रिंग थी उसको सोप सॉल्यूशन में डिप करा, सोप की एक फिल्म बन गई, बड़ी फिल्म बन गई। उस बड़ी फिल्म में मान लो 1 बिलियन पार्टिकल्स थे, और आपने फूक मार के उस बबल को आगे की तरफ एक्सपेंड करने की कोशिश करी, उसने कैसा शेप लिया, और डिटैच हो गई, अलग हो गई। फिर एक दूसरा बबल बना, उसने भी कैसा शेप लिया, स्फेरिकल, डिटैच हो गया। हर एक सोप बबल में उसी 1 बिलियन पार्टिकल से तो कुछ पार्टिकल जा रहे होंगे, पहले 50,000, फिर 50,000, फिर 50,000, सारे एक साथ क्यों नहीं गए, क्योंकि लिक्विड की फ्री सरफेस की टेंडेंसी है कि जैसे ही वो स्फेरिकल शेप लेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या कर देगी, कम। तो 1 बिलियन पार्टिकल्स जो मान लो थे, तो मान लो आपने 100 बलून बना दिए, वो जो मशीन थी आपने ऐसे फूक मारा, 100 बबल्स आपके सामने उड़ने लग गए। अब मैं पूछूं, बताओ 100 बबल में मिलाकर टोटल कितने पार्टिकल्स, 1 बिलियन पार्टिकल्स, ठीक। और उस छोटे से रिंग में भी कितने थे, तो वो अब 1 बिलियन पार्टिकल्स छोटे छोटे मतलब डिवाइड हो गए। डिवाइड होने का रीजन क्या था, क्योंकि लिक्विड की फ्री सरफेस क्या करती है, वो कहती है कि ये खुद तो स्टेबल होंगे नहीं, मैं ही स्टेबल होंगी, और मैं उसके लिए कैसा शेप गेन करूंगी, स्फेरिकल। और स्फेरिकल शेप जैसे ही गेन करा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, अपने आप कम हो गए, इसलिए आपको कई सारी ड्रॉपलेट्स वहां पे, कई सारे बबल्स देखने को मिल जाते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक होता है सरफेस टेंशन का। इसीलिए जब आप कपड़े धोते हैं तो जो सोप सोल्यूशन होता है उसके सोप बबल्स बनते हैं, और वो सोप बबल भी कैसा शेप ले लेते हैं, स्फेरिकल। अरे नहीं समझ में आया, ये पहला तरीका है, अभी एक और तरीका है इसको समझने का ठीक है, तो वैसे क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद ही बताइए, अच्छा कौन सा कौन कौन से फोर्सेस होते हैं बताइए जरा। कोहेसिव क्या होता है, सेम सब्सटेंस के मोल। एडहेसिव, अगर कोहेसिव ज्यादा तो क्या बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, और अगर एडहेसिव ज्यादा है तो कांटेक्ट में आएंगी। हम मार्कर क्यों लिख पाए बताइए, चौक से लिखा नहीं लिख पाए, कैसे ज्यादा, सीधी सी बात है। मरकरी किसी के कांटेक्ट में नहीं आता, क्यों, वाटर कांटेक्ट में आता है, क्यों, एडहेसिव ज्यादा। सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड की, अच्छा अच्छा, इस नेचर में सब हर चीज कैसी रहनी चाहती है, स्टेबल। और स्टेबल कंडीशन में एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। और एनर्जी मिनिमम होने के लिए फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, जॉल। क्या भरा है, जॉल।
इंटीरियर वाला पार्टिकल जो है, इंटीरियर वाला पार्टिकल, इस पर नेट फोर्स क्या है? स्टेबल है कि नहीं है? खुश है, अपनी फैमिली में एकदम मस्त है। ऊपर वाले पार्टिकल कैसे? हमारे जैसे अनस्टेबल। ठीक है, खुद ही मेहनत करनी, खुद ही कमाना है। ठीक है, अच्छा। ऊपर वाले पार्टिकल्स जो है ये बेचारे कैसे हैं? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इन पर नीचे की तरफ तो क्या आ रहा है? कोहेसिव, लेकिन ऊपर की तरफ, और वो एडहेसिव क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो इन पर तो नेट फोर्स जीरो, इन पर नेट फोर्स जीरो, लेकिन इन पर नेट फोर्स। तो जैसे मैंने क्या बताया कि हमारे यहाँ सबकी प्रवृत्ति, हमारी भी क्या नेचर है भैया, हम लोग जब स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं तो हम अनस्टेबल होते हैं, हम सोचते हैं यार हम भी वैसे बन जाए। उसके लिए क्या करते हैं? काम ज्यादा करते हैं, हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती है। एक बार स्टेबल हो घर में बैठ जाओगे तो बाहर निकाल लोगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होता है कि हम भी, हमारे सबका फिनोमेना यही है, आप सबका, आप सभी का ये फिनोमेना। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि आपको आगे क्या होना है? स्टेबल होना है। एक बार स्टेबल हो गए पढ़ाई करोगे दोबारा मेहनत करो, फिर तो क्या स्टेबल, अब महीने की सैलरी आ रही, 5 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, बैठे हैं 31 तारीख को देख रहे हैं कितनी आई, कुछ कटा तो नहीं टीडीएस सीडीएस। ठीक है, बस यही चेक करोगे और कुछ करोगे नहीं। तो उसी तरह से बेचारे ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते कि अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि इन पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता। तो ये भी क्या बनना चाहते हैं? स्टेबल। इसके लिए जो ऊपर वाली लेयर है, अच्छा, अब चूंकि ये अनस्टेबल है तो इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, नीचे की लेयर्स के कंपैरिजन में इनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो ऊपर वाली लेयर इनसे क्या बोलती है कि तुम्हें अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम। लेकिन पार्टिकल्स कहते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, हम सब अनस्टेबल हैं। ठीक है, क्यों? हम सबने एक दूसरे को कोहेसिव फोर्स से पकड़ा हुआ, जाने नहीं देंगे, स्ट्रेच मेम्ब्रेन है हम। कैसे? स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो वो कहती ठीक है, मैं, तुम नहीं जाओगे तो मैं ही कुछ काम करती हूँ, मैं क्या करूंगी, अपने किसको कम कर लूंगी? सरफेस एरिया। और गिवन वॉल्यूम में किसका सबसे कम सरफेस एरिया होता है? स्फेयर का। इसलिए इस ड्रॉप की टेंडेंसी होती है कि कैसा शेप ले ले? स्फेरिकल। और स्फेरिकल शेप जिस प्रॉपर्टी से लेती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। लेकिन अभी यहाँ पर स्फेरिकल शेप, आपके घर में पानी की बाल्टी स्फेरिकल क्यों नहीं है? क्योंकि उसके नीचे लेयर ज्यादा है जो कि इसको लगातार ऊपर की तरफ क्या कर रही है? पुश कर रही है। ये फोर्स नीचे लगा रहा है। अभी बताता हूँ क्या होता है, ये लगातार चलता है, ये पार्टिकल नीचे जाते हैं फिर ऊपर आते हैं, ऐसे लगातार चलता रहता है, वो भी आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बाद उन्होंने कैसा शेप ले लिया भैया? अभी स्फेरिकल नहीं, लेकिन जैसी छोटी ड्रॉपलेट होगी तो क्या हो जाएगा? और स्फेरिकल शेप लेने से क्या हो जाता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, इससे एनर्जी पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है, और अनस्टेबिलिटी से किसकी तरफ बढ़ते हैं? स्टेबिलिटी। तो किसी भी लिक्विड ड्रॉप, सोप बबल, एयर बबल, किसी की भी टेंडेंसी स्फेरिकल शेप लेने की सिर्फ इसी वजह से है कि वो अपने मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबिलिटी से कहां ले जाना चाहती है? स्टेबिलिटी। इसके लिए उसे अपनी सरफेस एनर्जी को कम करना है, और इसके लिए उसे कैसा शेप लेना है? स्फेरिकल, ताकि मॉलिक्यूल्स कम हो सके। और इसी वजह से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपको किस शेप की मिलती है? स्फेरिकल। फिर लास्ट में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? ठीक, क्या होता है? ऐसे फंसाया। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं तो तुम लोग बाहर पार करते रहते हो, इसकी बात कर रहा हूं कि ऐसे ये लिया, ऐसे ड्रिप किया, और ऐसे ये रिंग बन गई, उसके अंदर क्या है? लिक्विड। अब उस लिक्विड में जैसे आप उसको ब्लोन अप करते हो तो छोटे 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 स्पेयर्स बनते हैं। तो वॉल्यूम में क्या कोई चेंज आएगा? गिवन वॉल्यूम जो था 1 mm क्यूब वही रहेगा सबका मिलाकर, मतलब ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ रहा है। बट मैं अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि कहीं आप लोग ये ना सोचे कि मान लो 100, सर एक बात बताइए, 100 बबल्स मिला दिए तो वो बड़े ऐसा शेप ले लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो वॉल्यूम, मतलब जो पानी था 1 mm क्यूब, अगर वो सारा आप 100 बबल फिर से कलेक्ट करोगे और उसको फिर से किसी टेस्ट ट्यूब में मेजर करोगे तो वो कितना आएगा? 1 mm क्यूब। ओवरऑल वो एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे छोटे वाले रिंग के कंपेरिजन में? नहीं समझे? ये जो रिंग थी, ऐसे ऐसे ये रिंग होती है, ठीक है, इस रिंग से जब छोटे 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 बलून ऐसे बनेंगे, छोटे छोटे क्या बनेंगे? बलून। तो वो छोटे छोटे बलून जो बनेंगे, छोटे छोटे एयर वाले, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कंपेरिजन में कम होंगे कि ज्यादा? ईच ईच उसमें कम हो जाएंगे। क्यों कम हुए? क्योंकि सरफेस एनर्जी को क्या करना है? कम, ताकि क्या गेन करें? स्टेबिलिटी। अरे नहीं समझ आया? नहीं आया? अच्छा, गला दुख गया। तुम्हारा गला कैसे दुख गया ये बताओ? अब जरा जल्दी से सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिख लो। कहीं मिल नहीं रही मुझे अच्छी सी। लिखो, मैं अपने मन से टूटी फूटी लिखवाता हूँ, लिखो। सर सरफेस को टेंशन होती है उसको स्फीयर बनना करना। अरे रुको, लिखो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, it is the property of the free surface of liquid by virtue of which, by virtue of which
It is the property of the free surface of liquid by virtue of which free surface has tendency by virtue of which free surface has tendency. अरे लड़की मुंडी उड़ा दी जाएगी भी, एक बार में सुनाई पड़ता। सर बुलवा रहा लिखो, इतनी मुश्किल से मैं सोच सोच के रट्टा लगा गया हूं। लिखो क्या लिखा है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द free surface of liquid by virtue of which free surface has tendency to gain minimum surface area, to gain minimum surface area and behave as stretched membrane. अब देखिए मिनिमम सरफेस एरिया, बस बस हाँ। अब देखिए सरफेस टेंशन को ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी। अरे ए बिटिया शांत हो जाओ। देखिए माना कि मैं खराब पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग बातें करो और मुझे ये शो कराओ कि ये नहीं अच्छा पढ़ा रहा है। अच्छा अभी देखिए क्या है, अब सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करा गया भाई। देखो अब ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने इसकी डेफिनेशन एक प्रकार से निकाली है और इसको जरा समझने की कोशिश। जैसे कि इनर्शिया है, वो भी एक प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती है। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उनको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए क्या डेफिनेशन बनाई गई है कि मान लीजिए कि मेरे पास लिक्विड की एक फ्री सरफेस है, तो ये फ्री सरफेस किसकी तरह काम कर रही होगी? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है। मैं इस तरह से देख रहा हूं, इसमें वाटर फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। अरे शांत हो जाओ, टाइम पास करेंगे, टाइम पास करेंगे, टाइम पास करेंगे। अच्छा अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस लिक्विड की फ्री सरफेस पे एक लाइन इमेजिन करूं, ध्यान से सुनिएगा, इस लिक्विड की जो डेफिनेशन बनाई गई है, यही तरीका है इसको समझाने का, तो मुझे भी यही समझाना है आपको, बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। आपने एक लिक्विड की फ्री सरफेस ली, किसकी तरह काम कर रही है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। उसका हर एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो आप इसमें एक लाइन इमेजिन करिए, कोई रियल लाइन नहीं, आपने एक लाइन इमेजिन करी है और सपोज इस लाइन की लेंथ कितनी है? एल। तो इस लाइन के इस तरफ के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे और इस तरफ के मॉलिक्यूल भी क्या कर रहे होंगे? अपनी तरफ खींच रहे होंगे इस लाइन। आपने इसकी फ्री सरफेस में एक लाइन इमेजिन करी, इस लाइन इमेजिन करने पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इस लाइन पर, जितने भी आ रहे होंगे, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन को। इस इमेजिन, ये जो लाइन आपने इमेजिन करी है, इस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, इधर के मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगा रहे होंगे और इधर के मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगा रहे होंगे। तो सरफेस टेंशन को ऐसे डिफाइन करा गया है और बोला गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ लाइन इमेजिन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की फ्री सरफेस पे आप एक लाइन इमेजिन करिए और उस जो लाइन आपने इमेजिन करी है उस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, पार्टिकल्स आ रहे होंगे, उन पार्टिकल्स पर अब देखो एक लाइन इमेजिन करी तो पार्टीशन हो गया इधर और इधर दोनों तरफ। तो इधर के मॉलिक्यूल्स इधर फोर्स लगा रहे होंगे कोहेसिव और इधर के मॉलिक्यूल्स इधर कोहेसिव फोर्स लगा रहे होंगे, यानी इस पर फोर्स आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा हर एक डायरेक्शन में। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स per unit length on the line imagine on the free surface of liquid is known as surface tension, is known as what? Surface tension। तो S का फॉर्मूला होता है F by L। SI यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर और डिम फॉर्मूला क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो होता है ML0T-2, ML0T-2। मेरी बात समझ गए? जरा ऐसे लिखिए, फिर आगे थोड़ा चर्चा और बढ़ाते हैं। लिखिए जल्दी से, डायग्राम बनाइए और लिखिए इसे। शामू शामू शाम। ए देखो तुम लोग इस चीज को याद रखना जो मैंने आज समझाया है, ठीक है? ये ना हो कि कल भूली बिसरी बातें हो जाएं।
मतलब अगली क्लास में। ठीक है, इतनी मेहनत से समझाया, सब बताया, पता चला अगली भूल गया। हम तो सर सिर्फ डेफिनेशन याद करेंगे, वही तो पूछी जाती है। थोड़ा थोड़ा सा याद रख लेना, कुछ दिन याद रख लो, उसका भूल जाना। लिखिए, इट इज डिफाइन, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। नहीं, अभी वो तो आपने लिखा, अब इसकी ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखिए जो है। जल्दी लिखो, जल्दी, स्पीड में चलो, स्पीड स्पीड में चलो, स्पीड में लिखिए। जल्दी लिखिए, स्पीड में हाथ चलाइए। अरे ये देखो, ये भी टाइम पास कर रहे हैं, टिक 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 टिक। तो लिखिए, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on a line imagined on the free surface of liquid. It is defined as the force acting per unit length on a line imagined on the free surface of liquid. ठीक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सरफेस टेंशन से देखिए, एक बड़ी अच्छी सी चीज आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं फिर आज की क्लास को समाप्त करूंगा। सरफेस टेंशन का रोल तो आपको समझ आ गया कि इसकी वजह से हमारी बॉडी कैसा शेप गेन करती है, स्फेरिकल। क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन आप इस पे काफी सारे दे सकते हैं। क्या सरफेस टेंशन का कोई फायदा भी है? बिल्कुल फायदा है। आप, अगर आपको किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन पता है, ये बातें नहीं, अगर आपको किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन पता है, तो सरफेस टेंशन पता होने से आप ये पता कर सकते हैं कि वो सरफेस की जो फिल्म है, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, वो कितना फोर्स जनरेट कर रही है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है, कितनी सेंटीमीटर है, और मैं आपको ये बता दूं कि इसका सरफेस, इस मान लीजिए सोप बबल है, सोप सॉल्यूशन है, या कोई भी है, उसका मैं सरफेस टेंशन आपको बता दूं, तो अगर सरफेस टेंशन पता है, लेंथ पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि उतनी पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना फोर्स आ रहा है, उतने पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना फोर्स हमारा लिक्विड जनरेट कर सकता है। मतलब आपका लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, क्या जनरेट करना, फोर्स। और अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि लिक्विड की फ्री सरफेस की प्रॉपर्टी है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, और सरफेस टेंशन की हेल्प से हम जो लिक्विड की फ्री सरफेस है वो किसी गिवन लाइन पर या गिवन लेंथ पर कितना फोर्स जनरेट कर सकती है, हम इसे बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि ठीक है, सोप बबल बन गया, एयर बबल बन गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हाँ ठीक है, स्फेरिकल शेप आ रहा है। बट इसका कुछ और बेनिफिट भी, बिल्कुल बेनिफिट है, कि अगर आप कहीं पर किसी लिक्विड को लेकर आते हैं, तो आपको पता है कि वो लिक्विड जो है वो गिवन सरफेस पे या गिवन लाइन पर कितना फोर्स लगा सकता है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई, कौन सी बॉडी इस पर रिटेन कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है। आगे आपने देखा, निडल जो होती है वो फ्लोट करती है, मच्छर जो होता है, मॉक्सर जिसे बोलते हैं, वो भी अपना आराम से तैरता रहता है पानी के ऊपर, जो कीड़े मेड़े होते हैं। तो उनका रीजन इसी से आएगा, हम वहां से फोर्स निकालेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन जरा सोचिए क्या है। इसकी डायरेक्शन है अलोंग द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, अलोंग द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइन, परपेंडिकुलर टू दी, मतलब जो भी सरफेस इसके कांटेक्ट में। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक, आप खुद सोचें कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, इसमें सोप फिल्म बन गई ऐसे। तो ये जो लाइन है, इस पर फोर्स किधर जा रहा होगा, along द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। इधर की जो फिल्म है, इधर की जो सरफेस लाइन है, इस पर फोर्स इधर जा रहा होगा, इस पर फोर्स इधर जा रहा होगा, इस पर फोर्स इधर जा रहा होगा। यानी कि देखो, ये क्या करने की कोशिश कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है, कैसा शेप लेना चाहती है, स्फेरिकल। लॉजिक से जोड़ो तो हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, कि सरफेस टेंशन ऐसे ही बता दिया है, बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन फायदा क्या है, फायदा ये है कि साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो फोर्स एक्ट करता है लिक्विड,
मतलब लिक्विड की फ्री सरफेस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स जनरेट करती है उसकी डायरेक्शन अलोंग द फिल्म यानी अलोंग द मेम्ब्रेन या अलोंग द सरफेस एंड परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ कांटेक्ट, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो अब जैसे कि आपने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया और उस रेक्टेंगुलर फ्रेम को आपने, मूवेबल नहीं है, बुक्स में मूवेबल वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपने से लिया सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो सोप फिल्म बन गई कि नहीं बन गई? सोप फिल्म बन गई। अब ये फिल्म इधर देखो इसके कांटेक्ट में, तो ये लाइन इमेजिन करो, तो इस पर फोर्स इधर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ये लाइन इमेजिन करो, इस पर फोर्स इधर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? और सोचो यहाँ का फोर्स यहाँ के फोर्स के क्या इक्वल होगा? इसकी लेंथ अलग है और इसकी लेंथ, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, यहाँ फोर्स अलग आ रहा होगा, फोर्स कैसा शेप? स्फेरिकल। तो ये याद रखिएगा कि फोर्स ड्यू टू द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज अलोंग द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इमेजिन, परपेंडिकुलर टू द लाइन इमेजिन। लिख लीजिए नोट बना के एक पॉइंट। direction of force due to the surface tension, direction of force due to the surface tension, direction of force due to the surface tension, direction of force due to the surface tension is along the free surface, is along the free surface and perpendicular to the line imagined, and perpendicular to the line imagined, perpendicular to the line imagined। ठीक है, तो